अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी होती है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी और जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मकातब फ़िक्र है, सबके नुमाइंदे इस तंजीम में मौजूद है। और इस तंजीम को भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदा आवाज़ समझा जाता है। इस तंजीम के कई सारे शोबे हैं, जिसमें से इसका एक बहुत ही मजबूत शोबा ख़वातीन का है, जिसको ख़वातीन विंग के नाम से जाना जाता है। और पिछले 6-7 सालों के दौरान ये शोबा बहुत एक्टिव और फ़ाल रहा है। लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मरकज़ी क़यादत ने अपने शोबे को तहलील कर दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है। एतराज़ होने के बाद बोर्ड का कहना है कि इसको तहलील नहीं किया गया है, बल्कि मौकूफ़ किया गया है, अंग्रेजी में कह लीजिए सस्पेंड किया गया है। दोबारा इसके ज़ाब्ते तय किए जाएंगे और दोबारा इस शोबा को बहाल किया जाएगा। फिलहाल ये शोबा मौकूफ़ कर दिया गया है। ख़वातीन विंग को इन दिनों कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी तरह का बयान जारी नहीं किया जाएगा। ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तले किसी तरह की कोई भी सरगर्मी अंजाम नहीं दे सकती है। ये फैसला किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल ने, और उसके बाद से ही हंगामा बर्पा हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार तनकीदें की जा रही है, एतराज़ात किए जा रहे हैं, जवाबात देने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, किस वजह से फैसला हुआ, क्या फैसला लिया गया और कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक दाखिली और इंतज़ामी मामला था वो कैसे सुर्खियों में आ गया है, ख़वातीन के इस बारे में क्या कहना है, पूरी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को दूसरों से शेयर कीजिए। 18-19 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़वातीन विंग की सरबरा डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने अपने विंग से वाबस्ता ख़वातीन को अंग्रेज़ी में एक लेटर भेजना शुरू किया, जिसमें उन्होंने इसकी बात की इत्तला दी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ख़वातीन विंग को तहलील कर दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है, जिसके तहत अब कोई भी काम नहीं अंजाम दिया जाएगा। उसमें उन्होंने ख़वातीन विंग की मुख्तसर तारीख़ बताई। जैसे ही ये लेटर उन्होंने औरतों को भेजना शुरू किया, वो तमाम ख़वातीन जो उनसे जुड़ी हुई थी, मामला व्हाट्सएप पर आ गया, कई लोगों तक बात पहुंच गई और लोगों ने इसकी तनकीद शुरू कर दी। फेसबुक पर भी लोगों ने लिखा, कई लोगों ने मज़मून लिख दिया और ये आम बात हो गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी ख़वातीन विंग को तहलील कर दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है। जब ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, तब रात के वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का वो ख़त सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जो ख़त उन्होंने डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा को भेजा था। इस खत पर 11 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा का कहना है कि 15 अक्टूबर को वह खत हमें मिला था, उसके बाद ही 18-19 अक्टूबर को हमने अपनी विंग से वाबस्ता ख़वातीन को इस फैसले से आगाह करना शुरू किया। बहरहाल 11 अक्टूबर का लिखा वह खत है, 15 अक्टूबर को उनको वह खत मिला। वह खत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट पर पूरी स्टोरी शाये हुई है, वहाँ भी यह खत अपलोड है, जाकर आप पढ़ सकते हैं। इस खत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मार्च 2022 में लखनऊ में मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में चंद लोगों ने, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, चंद लोगों ने या कुछ लोगों ने ख़वातीन विंग के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जिसके बाद एक मशवरा हुआ, एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास को। उस कमेटी में शामिल थे मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, कमाल फारूकी, मोहतरमा अतिया सिद्दीकी साहिबा और चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा। इन चारों लोगों की जून में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा ने शिरकत नहीं की, सिर्फ 4 लोगों ने शिरकत की। और इन 4 लोगों ने मीटिंग करके ये फैसला किया कि ख़वातीन विंग को मौकूफ़ कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उनसे तमाम इख्तियारात को छीन लिया जाए। चुनांचे उस फैसला की रोशनी में आपको आगाह किया जाता है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिख रहे डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा को कि फैसला किया गया है और इस फैसले से आपको आगाह किया जाता है कि ख़वातीन विंग को फ़िलहाल मौकूफ़ कर दिया गया है। लिहाजा आप मीडिया में इस नाम से कोई भी बयान जारी न करें, इसके बैनर तले कोई भी सरगर्मी अंजाम न दे। ख़वातीन विंग के नाम से सोशल मीडिया पर जितने
जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उन सब को डिलीट कर दिया जाए। उस खत में यह भी कहा गया कि ख़वातीन का इस्लाह माशरा से अच्छा खासा ताल्लुक़ है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्लाह माशरा एक बहुत बड़ा शोबा है, लिहाजा उस ख़वातीन का भी एक शोबा इस्लाह माशरा के तहत होगा और आप इस्लाह माशरा के लिए कुछ काम कर सकती हैं ख़वातीन के दरमियान, लेकिन उसके लिए भी आपको इस्लाह माशरा के कन्वेनर या जॉइंट कन्वेनर से ही राब्ता करना होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी ख़वातीन के दरमियान इस्लाह माशरा का काम नहीं कर सकती हैं। उन्होंने आखिर में शुक्रिया भी अदा किया कि बोर्ड के लिए आपकी जो खिदमात है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस खत पर भी हंगामा बरपा हुआ कि आखिर ये क्या बात हुई कि कमेटी बैठाई गई और कमेटी को रिपोर्ट पेश करना था आमला की मीटिंग में, लेकिन उसी कमेटी के बात को फैसला मान लिया गया और एक पूरे विंग को तहलील कर दिया गया। ऐसा क्यों? उसके बाद रात के 11:30 बजे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का 2 सफ़ा का बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने उन लोगों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने बोर्ड के फैसले पर एतराज़ किया था और कहा था कि बोर्ड ने आखिर अपनी ख़वातीन विंग को क्यों और किस बुनियाद पर तहलील कर दिया है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने सख्त लबो लहजे में अपने आधे बयान में तकरीबन तनकीद करने वालों को, सहाफ़ियों को, सच लिखने वालों को इस्लाम का उसूल समझाया, तरीक़ा समझाया, उन्हें एक लेक्चर दिया कि बिल्कुल गलत है कि आप सुनी सुनाई बातों को इस तरह फैला दे, आप किसी के बारे में तनकीद करें सच्चाई जाने बगैर। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम के नाम पर दरअसल यही लोग इस्लाम दुश्मन ताकतों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इस्लाम के एजेंटों की ये एजेंट बने हुए हैं और ये मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने अपने उस खत में। आप देख सकते हैं मिलत टाइम्स की वेबसाइट पर यह खत भी अपलोड है। उसके बाद अपने खत में उन्होंने उन्हीं बातों का तस्करा किया जिसका तस्करा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के खत में मौजूद है कि आमला की मीटिंग हुई थी लखनऊ में। कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि ख़वातीन विंग का तरीक़ाकार सही नहीं है, इस पर एक्शन लिया जाए। चुनांचे सदर बोर्ड के मशवरा से एक कमेटी तश्कील दी गई। 5 लोगों की कमेटी थी, 4 लोगों ने मीटिंग में शिरकत की और उसके बाद ये फैसला किया गया है जिस फैसला को नाफिज किया जा रहा है। एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि इसको सोशल मीडिया का इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये तो पूरा मामला हुआ। उसके बाद और भी कई लोगों के खतूत आए हैं जिसका हम आगे तस्करा करेंगे, लेकिन ज़रा यहाँ पर ठहर करके आप भी ज़रा सोचिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इतना बड़ा फैसला और इस फैसले पर तनकीद करने वालों के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है, और उस पर बात करेंगे। उससे पहले ख़वातीन विंग को जान लीजिए। ख़वातीन विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में साल 2015 में शुरू हुआ था। हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल बने और उन्हीं दिनों 3 तलाक का मामला बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बन गया। चुनांचे मांग होने लगी कि ख़वातीन विंग हो, बोर्ड से मुस्लिम ख़वातीन को जोड़ा जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो दायरा है बहुत महदूद है। आइली मसाइल, पर्सनल मसाइल यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ, और ज़्यादातर मसाइल ख़वातीन से जुड़े हुए हैं, नानो नफ़क़ा का हो या तलाक़ का हो या दूसरे मामले। बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थी, लेकिन वो अलग से मामला अडॉप्ट किया गया था, तो इसलिए कहा कि ख़वातीन को जोड़ना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री में ख़वातीन थी, लेकिन कोई कलीदी रोल ख़वातीन के हाथ में नहीं था। चुनांचे एक विंग बनाया गया, शोबा बनाया गया और ख़वातीन को अलग से उसका जिम्मेदार बनाया गया। तो जो ख़वातीन का शोबा बनाया गया 2015 में, डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा को उसका इंचार्ज बनाया गया और डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने बड़े पैमाने पर ख़वातीन को जोड़ने का इस विंग से काम किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बहुत कम ख़वातीन बराह रास्त जुड़ी हुई है, जो जनरल बॉडी के मेंबर है या अमला के मेंबर हैं या मीक़ाती मेंबर हैं, लेकिन ख़वातीन विंग से बड़ी तादाद में ख़वातीन जुड़ गई थी। पूरे मुल्क में कमेटी तश्कील दे दी गई, प्रोग्राम होने लगा। ख़ासतौर पर 3 तलाक़ के सिलसिले में जो सरकार का एजेंडा था उसको काउंटर करने के लिए पूरे मुल्क में 200 से ज़्यादा शहरों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ख़वातीन विंग ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी इसकी चर्चा रही। लोग ताज्जुब में थे कि बुर्का पोश ख़वातीन, हिजाब करने वाली मुस्लिम ख़वातीन भी बोल सकती है, सड़कों पर उतर सकती है, एहतजाज कर सकती है, वो अंग्रेज़ी जानती है, वो हिंदी जानती है, उर्दू जानती है, मीडिया से बात करने की उनके अंदर काबिलियत है, सलाहियत है। पहली मरतबा मुस्लिम ख़वातीन की ये सलाहियत सामने आई थी और इसकी सिताइश की गई। भले ही सरकार इस दबाव में नहीं आई, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने अपना एतराज़ जताने में, एहतजाज दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की और इसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा को दिया गया था। उसके अलावा उन दिनों सिग्नेचर मुहिम चलाया गया कि मुस्लिम ख़वातीन या मुस्लिम मर्द इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारना चाहते
چاہتے ہیں وہ سرکار کے فیصلے کے خلاف ہے، اسلامی شریعت میں کسی طرح کی مداخلت نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے لیے 5 کروڑ پورے ملک میں دستخط ہوئے، اس میں 2 کروڑ 80 لاکھ دستخط خواتین کے تھے اور خواتین ونگ نے اس دستخط کو کرانے میں اہم رول نبھایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی لگاتار اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے رہے، سب ہوتا رہا اور ڈاکٹر اسما زہرا کو ایک ایکٹیو لیڈر مانا گیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو کم ایکٹیو دیکھا گیا لیکن خواتین ونگ کو زیادہ ایکٹیو دیکھا گیا۔ لکھنؤ میں مجلس عاملہ کی میٹنگ میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنے والوں میں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کا نام شامل ہے، کمال فاروقی صاحب کا نام شامل ہے، اس کے علاوہ پروفیسر بشرا عابدہ صاحبہ کا نام شامل ہے۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ خواتین ونگ مستقل ایک تنظیم کی طرح کام کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہی بورڈ ہے، یہی اصل ہے اور یہ لوگ اپنے دائرہ کار سے باہر کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سال لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں کچھ لوگوں نے وومن ونگ کے طریقہ کار پر اعتراض کیا تھا، اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اور جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان میں نام آ رہا ہے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کا، جناب کمال فاروقی کا یا پروفیسر بشرا مونسہ عابدہ صاحبہ کا۔ ان لوگوں کا نام سامنے ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ونگ مستقل ایک تنظیم کی طرح کام کر رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے زیادہ ایکٹیویٹی ان کے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ لوگ اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، طریقہ کار ان کا صحیح نہیں ہے۔ کئی سارے اعتراضات ہوئے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان کے لیے حدود طے کیا جائے، دائرہ کار طے کیا جائے، اصول طے کیا جائے، کس طرح کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اتنی ساری بات ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ اس میٹنگ میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد بیچ میں اچانک یہ ہوا کہ کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی میں یہ 5 لوگ شامل تھے، پھر میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے فیصلے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری جنرل نے ڈاکٹر اسما زہرا کو آگاہ کیا کہ اس شعبے کو موقوف کر دیا گیا ہے۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے، جو ایک رواج ہے کسی بھی تنظیم کا کہ اگر کوئی تنظیم قائم ہوتی ہے، اس کی کوئی کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی کے یا کسی ونگ کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو جو کمیٹی اس کو ایک طرح سے دیکھتی ہے، جائزہ لیتی ہے، غور کرتی ہے، وہ کمیٹی پہلے پھر میٹنگ میں رپورٹ پیش کرتی ہے عاملہ کی میٹنگ میں کہ ایسا سا پایا گیا ہے، یہ صورتحال ہے، ان کے خلاف یہ اعتراضات ہیں، یہ شکایت ہے اور اس کی بنیاد پر ایسا یہ جائزہ لیا گیا ہے۔ پھر مجلس عاملہ کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں میٹنگ میں کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی، بعد میں کمیٹی تشکیل دی گئی، کمیٹی نے جائزہ لیا اور کمیٹی نے ہی فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کو نافذ کر دیا، جو عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اصول کے مطابق اگر شکایات تھی تو اس کو دوبارہ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں رکھنا چاہیے تھا اور اس کے بعد مجلس عاملہ طے کرتی کہ اس کو موقوف کرنا ہے یا دائرہ کار طے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جو خطوط جاری کیے گئے مولانا خالد صفی الرحمانی سے، جو ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کا بیان سامنے آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ عام خواتین کی شکایت تھی کہ ان کو مین اسٹریم سے الگ کر کے ایک مستقل شعبہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے، مین اسٹریم ان کو جگہ ملنی چاہیے۔ یہ اعتراض بھی ہے لیکن اس اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے۔ کانگریس اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کانگریس کی صدر کئی مرتبہ خواتین رہی ہے، وزیر اعظم تک کانگریس کی خواتین رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کانگریس میں الگ سے مہیلاؤں کا ایک شعبہ ہے جس کو آل انڈیا مہیلا کانگریس کہا جاتا ہے اور ہر پارٹی میں، ہر تنظیم میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کی مین اسٹریم میں نمائندگی ہوتی ہے، اس کے باوجود خواتین کے لیے الگ سے ایک شعبہ ہوتا ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جائزہ لیں گے تو وہاں خواتین کی نمائندگی بھی مین اسٹریم میں آپ کو بالکل ہی 1 سے 2% نظر آئے گی، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ایک مرد ہے، کوئی خاتون نہیں ہے، سیکریٹری جنرل ایک مرد ہے، کوئی خاتون نہیں ہے، ان کے 3 سیکریٹریز ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک خاتون نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے 2-3 نائب صدور ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی خاتون نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مین اسٹریم میں خاتون نہیں ہے۔ عاملہ کے ممبران میں 4-5-6 خواتین شامل ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ خواتین نہیں، بقیہ جنرل باڈی کے ممبر میں کچھ خواتین شامل ہیں۔ تو یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی تنظیم ہے، 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے۔ اگر یہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے ہر فیصلے میں مسلمانوں کا ایک طرح سے جذبہ جڑا ہوا ہے، مسلمان جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ تنظیم اتنا بڑا فیصلہ لے گی، ایک ونگ کو سیدھے سسپینڈ کر دے گی یا تحلیل کر دے گی تو یقینی طور پر کوئی بھی سوال پوچھے گا، ناراضگی ہوگی، غصہ کیا جائے گا اور خاموشی کے ساتھ کیا جائے گا، کسی کو نہیں بتایا جائے گا۔ اب ایسے اعتراض کرنے والوں کو یا تنقید کرنے والوں کو اگر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب یہ آ کر کہتے ہیں کہ سب اسلام مخالف طاقتوں کے ایجنٹ ہے، اسلام دشمن طاقتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں،
तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तंजीम नहीं है, मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि जिसको जो चाहे अपनी मर्जी से फैसला कर ले, बाहर के लोगों को बोलने का कोई इख्तियार नहीं होगा। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप को चाहिए कि वो तय करे, फैसला करे कि वो भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है, तर्जमान है, या फिर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि अपनी मर्जी से जो चाहे फैसला कर ले और बाहर के किसी भी शख्स को ज़रा बराबर किसी भी तरह की तनकीद का कोई हक हासिल नहीं होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी के मालिक और चेयरमैन को इख्तियार होता है जो चाहे फैसला करे, बाहर के लोगों का उसमें कोई राइट नहीं है कुछ भी बोल सके। लेकिन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दावा करती है कि हम इन लोगों की तर्जमानी करते हैं, हम इन लोगों के साथ जुड़े हैं, तो यकीनी तौर पर उन लोगों को उसमें बोलने का, राय देने का इख्तियार है और होना चाहिए, या फिर आपका ये दावा करना ही गलत है। हाँ, उसूली तौर पर जो उसके मेंबर हैं वही हतमी राय देंगे, उन्हीं के बात मानी जाएगी, लेकिन जज्बाती तौर पर तो हर कोई राय दे सकता है। सरकार है, काबीना की मीटिंग होती है, अब फैसला लेने का इख्तियार काबीना को है, काबीना के मेंबरान को है क्या फैसला लेना है नहीं लेना है। लेकिन अगर काबीना कोई फैसला लेती है, हुकूमत कोई फैसला लेती है, तो भारत के तमाम शहरियों को इख्तियार है उस फैसला पर एतराज़ करने का, विरोध जताने का, अपना रद्द अमल देने का, क्योंकि भारत की सरकार अवाम के जरिए बनी हुई है, अवाम ने भारत की सरकार को बनाया है, जिताया है, तो अवाम वहाँ जुड़ी हुई। इसी तरीके से मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुसलमान आपसे जुड़े हुए और मुसलमान बाहर आकर के आपसे बात कर सकते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी विंग को तहलील कर दिया गया और खुद बोर्ड के तमाम अरकान को भी नहीं बताया गया, मजलिस आमला के अरकान को भी इस फैसले की खबर नहीं दी गई। एग्जीक्यूटिव बॉडी किसी भी तंजीम को चलाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही अहम रोल होता है, जनरल सेक्रेटरी या सदर एक तरह से उनके फैसलों को नाफिज करने का काम करता है। असल फैसला आमला के मेंबरान करते हैं, लेकिन यहाँ कमेटी बनाई गई, कमेटी ने फैसला किया, जायजा लिया और कमेटी के फैसले को नाफिज कर दिया गया, आमला के अराकीन को भी इस फैसले की खबर नहीं की गई। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मामला है, इस पर लोगों को शिकवा है, एतराज है, और खवातीन विंग को तहलील करने का जो मामला है, बातिल ताकतों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बोलने का और मौका फराहम कर सकता है। भारत में मुसलमानों पर, मुस्लिम तंजीमों पर शुरू से इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं दी जाती है, ख़वातीन को हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, और इसी बहाने दूसरे लोग मुस्लिम ख़वातीन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कई मरतबा खुद मुसलमानों को भी एहसास होता है कि मुसलमानों के पास बोलने वाली, लिखने वाली, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली ख़वातीन मौजूद नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस चैप्टर की वजह से या इस विंग की वजह से ख़वातीन का एक मुस्बत चेहरा सामने आया था। अब बोर्ड ने जब फैसला किया है और खवातीन विंग को मौकूफ कर दिया, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि तहलील कर दिया गया है और दोबारा मुश्किल है खवातीन विंग का कायम करना, तो बातिल ताकतों को, मीडिया को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के या इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वालों को दोबारा मौका मिलेगा और यही कहेंगे कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम खवातीन का महज इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया। क्योंकि 3 तलाक का जब मामला चल रहा था और औरतों का मसला था, तो औरतों के मसला को समझाने के लिए औरतों को सामने लाया गया और औरतों ने कहा कि मोदी सरकार जो ये कह रही है कि 3 तलाक हम खात्मा कर रहे हैं, मुस्लिम औरतों को जुल्म से निजात दिलाने के लिए गलत है। हम इस्लाम के इस फैसले के साथ, कुरान के इस हुक्म के साथ खुश हैं, हम रजामंद इसी में है कि 3 तलाक शरीयत में मौजूद है। मोदी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्यसभा को, लोकसभा को, पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है कि इस्लामी शरीयत में किसी भी तरह की कोई तब्दीली करे। चुनांचे खवातीन ने खुल करके मैसेज दिया कि हम खवातीन मोदी सरकार के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जगह जगह यही कह रहे थे कि हमने 1400 साल से मुस्लिम महिलाओं पर जो 3 तलाक के जरिए जुल्म हो रहा था उससे उनको निजात दिला दिया है, उनको आज़ादी अता कर दी है। मुस्लिम खवातीन ना करके कहा कि हमें आपकी तरफ से दी गई कोई भी आज़ादी नहीं चाहिए, हम इस्लाम के तलाक के पूरे निज़ाम के साथ खुश हैं, आपकी तरफ से इसमें कोई तब्दीली
हमें मंजूर नहीं है। ये बात अगर मर्द हजरात आकर के कहते, उलमा कहते, मौलाना कहते तो उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जब औरतों ने आकर के कहा, प्रोटेस्ट करके कहा, रामलीला मैदान में रैली करके कहा, तो उसका एक असर हुआ, पॉजिटिव पैगाम गया और सरकार को दबाव में आना पड़ा। अब शायद ऐसा लग रहा है कि 3 तलाक का मामला नहीं है, कोई इस तरह का केस नहीं है, इसलिए स्विंग की जरूरत नहीं है, तो शायद इस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको मौकूफ कर दिया है। अगर ये कहा जा रहा है कि इनको मौकूफ किया गया है, इनके उसूल तय किए जाएंगे ताकि दोबारा इनको अच्छे अंदाज में बहाल किया जाए, तो पहले कर लेना चाहिए था मौकूफ करने से पहले। और इतना मौका मिला, जितने दिनों में मीटिंग हुई, 4 मार्च से अब तक तो 7-8 महीना हो ही गए हैं, इतने दिनों में तो उसूल तय किए जा सकते थे, लेकिन उसूल तय करने के बजाय 4 लोगों ने बैठ करके इनको सस्पेंड करने का फैसला किया, इनके लिए कोई दायरेकार तय नहीं किया। तो बातिल ताकतों को और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बोलने का, जहर उगलने का मौका मिलेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बदनाम कर रहे, नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप खुद दूसरों को मौका दे रही है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कीचड़ उछाले। जब ये मामला सामने आया है तब कई सारी खवातीन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल को एक खत लिख करके आगाह किया है कि बोर्ड के इस फैसले से खुश नहीं है। कमेटी को डिसॉल्व करने से पहले या मौकूफ करने से पहले उनको खवातीन के साथ बातचीत करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, तब आगे कोई फैसला करनी चाहिए। उसमें कई सारी खवातीन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई है, मेंबर है, उन सब का दस्तखत मौजूद है, वो खत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने भी डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा के नाम में खत लिख करके उनको तसल्ली दी है और कहा है जिन लोगों ने काम किया है, हक की आवाज़ बुलंद की है, हमेशा उनके कामों की नाकदरी की गई है। आप हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उनके कॉज से हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसे लोगों से मायूस होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा को इस पूरे मामले में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उनका ताउन मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता इस मामले में अभी तक कोई वजाहत जारी नहीं की गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।